हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं चेतन सिंह आप सभी का एडवर्बर पर स्वागत करता हूँ। क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड के लिए हमने आपको पहले चैप्टर के बारे में पढ़ाया था, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मुझे आशा है कि आप लोगों ने इसका नोट्स भी बना लिया होगा। और अब क्वेश्चन बैंक में हम कुछ क्वेश्चंस को कराते हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए और इसको समझ लीजिए। तो आइए देखते हैं पहले फर्स्ट मार्क क्वेश्चंस, एक नंबर के सवाल। जो एक नंबर के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे वो क्या है। इसका पहला आपका है फर्स्ट, प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ ए गैस इज इंक्रीज्ड, व्हाट विल हैपन टू द इंटर पार्टिकल फोर्सेस। तो प्रेशर क्या है, प्रेशर ऑन द सरफेस, किसी सरफेस पर गैस के प्रेशर जो है ये इंक्रीज्ड हो रहा है, प्रेशर जो है ये इंक्रीज्ड हो रहा है। व्हाट विल हैपन टू देयर इंटरनल इंटर पार्टिकल फोर्स, उसके इंटर पार्टिकल फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इंटर पार्टिकल फोर्स आपका क्या होता है, इंक्रीज्ड होता है। इन आर ई एस, इंटर पार्टिकल फोर्स आपका क्या होगा, ये इंक्रीज्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, नेम द 3 स्टेट ऑफ मैटर यू वेल नोन। आप सभी जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस ये होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, व्हाट हैपन व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड। क्या होता है जब एक लिक्विड को, एक द्रव को हीटेड, गर्म किया जाता है। जब एक द्रव को गर्म किया जाता है तब क्या होता है। एज ए लिक्विड इज हीटेड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस एंड द लिक्विड स्टार्टेड टू एक्सपेंड एंड कन्वर्ट इनटू गैस। इसे आप लोग लिख लेंगे कॉपी में। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर है वह है, एज ए लिक्विड इज हीटेड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स increases and the liquid starts to expand and convert into gas। जैसे ही हम किसी भी द्रव को गर्म करते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी उनके मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज होती है, बढ़ती है, और लिक्विड ये कन्वर्ट होता है गैस में और एक्सपेंड करता है। वो लिक्विड का सरफेस जो है वो एक्सपेंड करता है, फैलता है, और वो कन्वर्ट हो जाता है गैस में। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ए गैस कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर असाइंड रीजन। एक गैस कैन एक्सर्ट, एक गैस जो है ये किसी कंटेनर की दीवारों पर दाब डालता है, और असाइंड रीज़न, इसका आपको रीज़न देना है कि इसका क्या कारण होता है। क्या कारण होता है कि जो गैस का कंटेनर है उसकी दीवारों पर जो है ये दाब पड़ता है। द मॉलिक्यूल्स आर कॉन्टिन्यूसली कोलाइड्स with each other and with the walls of container. When a molecule collides with the wall, they exert a small force on the wall. The pressure exerts by the gas is due to the sum of all these collision forces। फिर से देखते हैं, The molecules are continuously colliding with each other। जो मॉलिक्यूल्स हैं ये लगातार ये गति करते रहते हैं। एंड विथ द वॉल्स ऑफ कंटेनर, और इस गति के दौरान वो कंटेनर पर लगातार दाब डालते रहते हैं, वो उससे लगातार टकराते रहते हैं। When a molecule collides with the wall, they exert a small force on the wall। जब वो बर्तन की दीवार से टकराते हैं तो उस पर एक छोटा बल ये लगाते हैं।
The pressure exerted by the gas is due to the sum of all these collision forces. और बर्तन की दीवार पर लगने वाले इन सभी टक्करों के कारण जो बल उत्पन्न हो रहा है इसका योग होता है। तो इसे हम फिर से देख लेते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। The molecules are continuously colliding with each other and with the walls of container. When a molecule collides with the wall, they exert a small force on the wall. The pressure exerted by gas is due to the sum of all these collision forces. Next question, question number 5. Convert the following temperature to Kelvin's scale. 100 degree centigrade A and B is 37 degree centigrade. So when we convert degree centigrade into Kelvin, we add 273. 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड को हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो हो गया हमारा 100 और प्लस 273, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 373 केल्विन। 273 हम जोड़ देते हैं, 273 हम ऐड कर देते हैं। बी वाला है हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या करेंगे हम 37 में 273 ये हम ऐड कर देंगे, कितना हो गया हमारा 273 ऐड करेंगे तो 310, ये इतना केल्विन हो गया। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज कन्वर्टेड इनटू 310 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय डेंसिटी। एक्चुअली डेंसिटी की परिभाषा क्या है, हम इसको ईजिली समझ सकते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए देखते हैं। गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। गिव द कैरेक्टरिस्टिक, गुण दीजिए पार्टिकल ऑफ मैटर के। पार्टिकल ऑफ मैटर्स के कौन कौन से गुण हैं, तो जो आप नोट्स बनाए हैं उसमें से भी आपको हेल्प मिलेगा। और हम ये देखते हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर के कौन कौन से गुण हैं। तो पार्टिकल ऑफ मैटर के हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। क्या है, फर्स्ट मान लेते हैं कि फर्स्ट, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत बहुत छोटे होते हैं। सेकेंड, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, उनके बीच में स्थान, खाली स्थान होता है। थर्ड देखते हैं, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। पार्टिकल ऑफ मैटर्स ये कॉन्टीन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते हैं। फोर्थ है, द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल ऑफ मैटर क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स सीन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर इज ड्यू टू। वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदें सीन दिखाई देती हैं जब हम किसी ग्लास में कोई ठंडा पानी रख देते हैं तो ग्लास के सरफेस पर बाहर की तरफ, बाहर के सरफेस पर कुछ पानी की बूंदें नज़र आती हैं। ये पानी की बूंदें क्यों नज़र आती हैं, ड्यू टू कंडेंसेशन। ये इसका कारण क्या होता है,
कंडेंसेशन, इसका कंडेंसेशन कारण है। क्या होता है, जो एयर में ह्यूमिडिटी होती है, जो पानी की मात्रा होती है, ये बर्फ़ के ठंडा होने के कारण या पानी के बहुत ठंडा होने के कारण, आइस कोल्ड वाटर होने के कारण उनको ये उस जो एयर के फॉर्म में है उनको ये कन्वर्ट कर देता है लिक्विड के फॉर्म में, और ये उस ग्लास के चारों तरफ बूंदों के रूप में दिखाई देती हैं। तो ये ड्यू टू कंडेंसेशन। वाटर ड्रॉपलेट्स सीन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास containing ice cold water is due to condensation। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चेंज द गैसेस स्टेट डायरेक्टली टू द सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट कॉल्ड। बिना लिक्विड स्टेट में गए सीधे गैसेस स्टेट में किसी सॉलिड का चेंज होना, सॉलिड का सीधे गैसेस स्टेट में चेंज होना, ये क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। ये क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ये आपका हो गया सब्लिमेशन। सीधे सब्लिमेट करना इसको कहते हैं, ये सीधे कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें भरना है, आपको फिल करना है। इज़ ए सरफेस फेनामिना। तो सरफेस फेनामिना क्या होता है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन इज ए सरफेस फेनामिना। इवेपोरेशन इज सरफेस फेनामिना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब 2 मार्क क्वेश्चंस पर। ये तो 1 नंबर के थे, छोटे छोटे सवाल थे, कुछ हमने उसको आपको थारोली बता दिया है, लेकिन हैं वो बहुत छोटे मार्क्स, छोटे क्वेश्चन, बहुत एक एक लाइन में आप, एक वर्ड में आप उसका आंसर दे सकते हैं। डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन। तो लेटेंट हीट ये आपने पढ़ा है। लेटेंट हीट हम यहाँ फिर एक बार आपको बता देते हैं क्या होता है। द लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन इज द हीट required to change a liquid into a vapor। ये लेटेंट हीट क्या होता है, वेपोराइजेशन का, वाष्पीकरण का लेटेंट हीट क्या कहलाता है। जब कोई भी द्रव ये गैस अवस्था में या वेपर में कन्वर्ट होता है, तो कन्वर्ट के समय जितनी उसको हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है स्टेट चेंज में, वो उसकी लेटेंट हीट कहलाती है। द लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन इज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज ए लिक्विड इनटू ए वेपर और गैस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का सेकेंड वाला। एक्सप्लेन वाई टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस। क्यों टेम्परेचर ये कांस्टेंट होता है जब कोई भी चेंज होता है स्टेट सब्सटेंस का, कोई भी चेंजिंग जब होता है सब्सटेंस का, तो क्यों उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस रिमेनिंग कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। किसी भी पदार्थ का जब अवस्था परिवर्तित होता है, तो अवस्था परिवर्तन के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों होता है। बिकॉज, क्योंकि द हीट एनर्जी सप्लाइज is used up in the changing to the state of matter, and also this heat is used for breaking the several bonds of attraction forces. This heat with does not raise the temperature of the body,
इज कॉल्ड लेटेंट हीट। फिर से हम देख लेते हैं, बिकॉज द हीट एनर्जी सप्लाइड इज यूज्ड अप in changing the state of matter, and also this heat is used for breaking the several bonds of attraction forces. This heat which does not raise the temperature of the body is called latent heat. तो जो भी हम ऊष्मा देते हैं, जब एक अवस्था से पदार्थ दूसरे अवस्था में बदलता है तो उस पदार्थ के जो बॉन्ड्स होते हैं एट्रैक्शन फोर्सेस के, उस बॉन्ड को ब्रेक करने में ऊर्जा लग जाती है। जो हीट एनर्जी होती है उसके बॉन्ड को, सेवरल बॉन्ड एट्रैक्शंस को ब्रेक करने में लग जाता है, और इस तरह से जो टेम्परेचर है वो रेज नहीं कर पाता है। तो इस तरह से स्टेट बदलने में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर्स को बदलने में क्या है, हीट एनर्जी ये टेम्परेचर को रेज नहीं कर पाता है। नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन सब्लिमेशन विथ एग्जाम्पल्स। कुछ उदाहरण दीजिए सब्लिमेशन के। तो सब्लिमेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है सब्लिमेशन। अगर हम सीधे किसी भी ठोस को सीधे किसी गैस में कन्वर्ट करते हैं बिना किसी द्रव अवस्था में बदले, तो इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज ए केमिकल प्रोसेस वेयर ए सॉलिड turns into a gas without going through a liquid stage। क्या है, sublimation is a chemical process where a solid turns into a gas without going through a liquid stage। For example, आपके इसके उदाहरण हैं कैम्फर, कपूर, आयोडीन, आयोडीन का ठोस रूप, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का सॉलिड भाग। ये सब्लिमेशन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। डू वी स्वेट मोर ऑन ए ड्राई डे और ह्यूमिड डे? जस्टिफाई योर रीज़न। हमें पसीना सूखे मौसम में ज़्यादा आता है या ह्यूमिड डे, आर्द्र मौसम में, जब कुछ थोड़ी सी नमी उमस होती है, ह्यूमिड डे होता है, तो उसमें ज़्यादा पसीना आता है कि सूखे दिनों में, ड्राई डे में आता है? जस्टिफाई योर रीज़न। अपने उत्तर का कारण बताइए। तो क्या है, जब गर्मी का दिन होता है तो गर्मी के दिन में जो हमारे पसीने होते हैं उनको टेम्परेचर मिलता है, ड्राई डे रहता है, टेम्परेचर उसको मिला और वो तुरंत कन्वर्ट हो गया और वेपर में बदल गया। लेकिन जब ह्यूमिड डे रहता है तो हमको उतना टेम्परेचर नहीं मिल पाता है कि वो कन्वर्ट होकर के वेपर में हो जाए, मतलब वो लिक्विड से वेपर में हो नहीं पाते हैं, तो वे लिक्विड में ही रह जाते हैं और वो हमारे शरीर पर स्वेट के रूप में, पसीने के रूप में दिखाई देते हैं। तो क्या है कि गर्मी में या ड्राई मौसम में हमको पसीने कम आते हैं और ह्यूमिड डे में हमको पसीने ज़्यादा आते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं। ऑन ए ड्राई डे द स्वेट इज evaporated due to dry weather and our body feels cool, but on a humid day the sweat does not evaporate because the pressure of the moisture in air, therefore the body remains hot and we sweat even more, hence sweat is more on the humid day than a dry day. Again, on a dry day the sweat is evaporated due to dry weather and our body
feels cool, but on a humid day, the sweat does not evaporate because of the presence of moisturizer in air. Therefore, the body remains hot and we sweat even more. Hence, sweat is more on humid day than a dry day. Next, question number 5 देखते हैं. Why do we see water droplet on the outer surface of the glass containing ice cold water? तो इस तरह का अभी क्वेश्चन हम लोगों ने किया है कि जब कोई भी ग्लास में आइस रखा हुआ होता है तो उसके चारों तरफ वाटर ड्रॉपलेट उसके सरफेस पर क्यों नज़र आते हैं. तो इसका कारण है समटाइम्स वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए glass containing ice cold water. This is because the water vapor present in air on coming in contact with the cold glass of water loses energy convert into liquid state which we see as water droplet. वायु में जो पानी के वेपर हैं, पानी से गैस रूप में जो वेपर हैं वो उस ठंडे ग्लास के संपर्क में आते हैं और अपना स्टेट कन्वर्ट करके लिक्विड के फॉर्म में हो जाते हैं क्योंकि उनका एनर्जी ये कम हो जाता है, एनर्जी अपना लॉस कर देते हैं और इस तरह से वे एक नन्ही बूंदों के रूप में ग्लास के चारों ओर दिखाई देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं. कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू केल्विन स्केल. तो केल्विन में हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? 25 डिग्री. तो 25 डिग्री को हम क्या करते हैं, इसमें 273 ऐड कर देते हैं. ये कई बार हो चुका है, ये कन्वर्ट करने के लिए आता भी है. तो 273 हम इसमें ऐड करेंगे. कितना हो गया? 298 केल्विन. 298 केल्विन. फिर नेक्स्ट इसका है 370 डिग्री सेंटीग्रेड है. इसमें हम कितना ऐड करेंगे? 273. तो 273 हम इसमें ऐड करेंगे 646 केल्विन. 646 केल्विन. ये इसमें कन्वर्ट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज दैट लिक्विड हैव इन कॉमन विथ सॉलिड्स. 2 ऐसे गुणों को बताइए द्रव के. लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड. द्रव के 2 ऐसे गुणों को बताइए हैव इन कॉमन विथ सॉलिड, जो सॉलिड से कॉमन हो, सॉलिड से उसका गुण मिलता जुलता हो. फर्स्ट, बोथ हैव मतलब लिक्विड और सॉलिड. बोथ हैव लिक्विड एंड सॉलिड सेम और फिक्स्ड वॉल्यूम. दोनों के वॉल्यूम क्या होते हैं? ये फिक्स्ड होते हैं. पहला हो गया हमारा कि सॉलिड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है और लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है. सेकंड देखते हैं, बोथ आर इनकम्प्रेसिबल. दोनों को हम बहुत दबा नहीं सकते हैं. गैस को ही हम ज़्यादा दबा सकते हैं, लेकिन ना तो हम सॉलिड को ज़्यादा दबा सकते हैं और ना ही लिक्विड को दबा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज दैट लिक्विड हैव इन कॉमन विथ गैस. अगले हमको ऐसे 2 प्रॉपर्टीज़ को बताने हैं जो लिक्विड और गैस इन दोनों में कॉमन है. तो फर्स्ट देखते हैं, दे बोथ आर कंसिडर्ड एज फ्लूइड्स. दे बोथ हैज कंसिडर्ड एज फ्लूइड. एज फ्लूइड का मतलब दोनों में ही बहने के गुण होते हैं, है ना. दोनों ही बहते हैं.
आपके लिक्विड भी बहते हैं और आपके गैस भी बहते हैं। तो दे बोथ आर कंसिडर्ड एज फ्लूइड। सेकेंड, दे आर नॉट रिजिड। क्या है? दे आर नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं होते हैं। ये दोनों में कॉमन है। हम और भी लिख सकते हैं अगर आप नोट करना चाहते हैं तो देयर मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रीली। देयर मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रीली। नेक्स्ट, they occupies the space of the container in which they are kept। ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। they do not have definite shape। इनके निश्चित शेप नहीं होते हैं। force of attraction is less as compared to solid in both। ठोस की अपेक्षा इनके अट्रैक्शन फोर्स ये बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट विल हैपन टू द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ आइस इफ सम कॉमन सॉल्ट इज एडेड टू इट। जस्टिफाई योर आंसर। व्हाट विल हैपन, क्या होगा, टू द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ आइस, बर्फ़ के मेल्टिंग पॉइंट का, बर्फ़ के गलनांक का, इफ़ यदि सम कॉमन सॉल्ट इज एडेड टू इट, यदि इसमें कोई कॉमन सा सॉल्ट मिला दिया जाए, अगर कोई सॉल्ट जैसे नमक वगैरह इसमें मिला दिया जाए तो उसके मेल्टिंग पॉइंट पर क्या असर पड़ेगा। जस्टिफाई योर आंसर। आप अपने आंसर को जस्टिफाई करिए। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस विल डिक्रीजेस। क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट, ये आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस का क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज हो जाएगा। इस सम कॉमन सॉल्ट इज एडेड, अगर हम कोई भी कॉमन सॉल्ट उसमें ऐड कर देते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ये डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज बिकॉज addition of non-violet solute salt cause a depression in the freezing point of water। This is because adding a non-violet solute salt cause a depression in the freezing point of water। Due to this, the water freeze at a lower temperature and thus ice starts melting at a faster rate। क्या होता है? जब कोई भी हम नॉन वायलेट सल्यूट का मतलब कि दैट डज नॉट रीडली इवेपोरेट इन गैस, जो जल्दी से तेज़ी के साथ गैस में कन्वर्ट ना होता हो। अंडर एग्जिटिंग कंडीशन, ये गैस में कन्वर्ट जल्दी ना होता हो, इस तरह का जो सल्यूट है जैसे नमक वगैरह है, इसको जब हम बर्फ़ के साथ रख देते हैं या बर्फ़ में मिला देते हैं तो क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इसके कारण क्या हो जाता है? डिप्रेस हो जाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट आपका कम हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट कम होने के कारण क्या हो गया कि लोअर टेम्परेचर पर ही आपका बर्फ़ फिर गलने लगेगा। तो इसका मतलब जब फ्रीजिंग पॉइंट आपका कम हो गया तो बर्फ़ का गलना भी जल्दी ही हो जाएगा, कम ही टेम्परेचर पे वो गलने लगेगा। तो इसका मतलब कि जब हम नमक मिला देते हैं तो वो फास्ट गलने भी लगता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, हाउ विल यू शो दैट एयर हैज़ मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी। हाउ विल यू शो, आप कैसे दिखाएंगे, दैट द एयर, की हवा, हैज़ मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी, कि हवा को हम ज़्यादा से ज़्यादा दबा सकते हैं, हवा को हम ज़्यादा दबा सकते हैं। यू कैन इन
indicate you can indicate that air has almost compressibility by making use the three syringes. You can indicate that air has utmost compressibility by making use of three syringes. तीन सिरिंज को लेकर के हम आपको बता सकते हैं कि किस तरह से हम एयर को ज़्यादा दबा सकते हैं, एयर को हम ज़्यादा दबा सकते हैं कैसे। विथ वन सील्ड विथ वाटर, एक में पानी से भर दीजिए, एंड अदर विथ एयर, और दूसरे में हवा भर दीजिए, एंड हैंस अदर विथ चाक, और तीसरे में जो अन्य तीसरा है उसमें चाक भर दीजिए। एज द वन विथ एयर, जिसमें हवा है, लेट कंप्रेस टू द मैक्सिमम, अब क्या होगा, सबसे ज़्यादा आप उसी को दबा पाएंगे। कंपेयर्ड विथ द अदर्स, अन्य दोनों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा आप एयर वाले को ही दबा पाएंगे। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल आपका शो है कि जिससे आप तीन सिरिंज ले लीजिए और तीन सिरिंज में क्या करिए, एक में पानी, एक में हवा और एक में चाक भर दीजिए, और आगे जेट पर अपना अंगुली रख दीजिए और दबाइए। तो ना तो आप चाक वाले को आप दबा पाएंगे और ना ही पानी वाले को दबा पाएंगे। तो सबसे आसानी के साथ आप किसको दबा सकते हैं, सबसे आसानी के साथ हम एयर को दबा सकते हैं, इसलिए एयर इज मैक्सिमम कंप्रेसिबल। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, ये 3 मार्क क्वेश्चन के लिए है, 3 अंकों के इसमें सवाल हैं। तो इसमें तमाम जो है हम लोग नोट भी किए हैं, तो इसको एक बार रिवाइज मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, और अगर नोट आपके नहीं बने होंगे तो इसे आप सुन के नोट भी बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिफाइन द टर्म, ये आपको डिफाइन करना है। ए है इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, किसका, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ये हमको बताना है। और अगला है लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, तो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन अभी अभी हमने जाना है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न हम ये जान लेते हैं। द एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न ऑफ ए सब्सटेंस, also known as the heat of fusion, is the change in its enthalpy resulting the providing energy. Typically heat to a specific quantity to the substance to change its state from a solid to a liquid as at a constant pressure. क्या है कि द एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न ऑफ ए सब्सटेंस आल्सो नोन एज द हीट ऑफ फ्यूज़न इन द चेंज इन द एंथैल्पी रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोवाइडिंग एनर्जी, टिपिकल हीट टू द स्पेसिफिक क्वांटिटी of the substance to change its state from a solid to a liquid to a constant pressure. ये क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ये होता है जब कोई भी सॉलिड ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जब कोई भी सॉलिड ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो जितनी भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है लिक्विड सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, वो टोटल जो एनर्जी की वैल्यू होती है, टोटल जो हीट एनर्जी होती है जो स्टेट को चेंज करती है, यही स्टेट को चेंज करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। और इसी तरह से आपका नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हम इसी को कहते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। इसमें लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा।
तो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी of a substance. Latent heat of evaporation is a physical property of substance. It is defined as the heat required to change one molecule of liquid at a boiling point under a standard atmospheric pressure. It is expressed as kilogram per mole or kilojoule per kilogram. The heat of vaporization of water is about 2260 kilojoule per kilogram, which is equal to 40.8 kilojoule per mole. Again we repeat it. Latent heat of vaporization is a physical property of a substance if it is defined as the heat required to change 1 mole of liquid at its boiling point under standard atmospheric pressure. It is expressed as kilo per mole or kilojoule per kilogram. The heat of vaporization of water is about 2260 kilojoule per kilogram, which is equal to 40.8 kilojoule per mole. इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स्टेट द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट सरफेस एरिया, सेकेंड नेचर ऑफ लिक्विड ऑन द रेट ऑफ इवेपोरेशन। स्टेट द इफेक्ट, क्या प्रभाव होता है सरफेस एरिया का और नेचर ऑफ लिक्विड का रेट ऑफ इवेपोरेशन पर। रेट ऑफ इवेपोरेशन पर इसका क्या प्रभाव होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन पर इसका क्या प्रभाव होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं, एज द सरफेस एरिया इंक्रीजेस, जैसे सरफेस एरिया बढ़ता है, एज सरफेस एरिया इंक्रीजेस रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीजेस। रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, वो भी बढ़ जाता है। तो सरफेस एरिया बढ़ने पर रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। एज सरफेस एरिया इंक्रीजेस रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। दिस इज बिकॉज वेपोरेशन occur among the molecules of the surface, not in the entire. This is mean increasing the surface area will increase the change of more molecule to evaporate. जो evaporation होता है ये दिस इज बिकॉज इवेपोरेशन occur among the molecules of surface, ये सरफेस मॉलिक्यूल पर होता है, इसके इंटीरियर मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं होता है। दिस मीन्स एनर्जी इसके इंक्रीज कर जाते हैं। एनर्जी इंक्रीजेज द सरफेस एरिया विल इंक्रीज, सरफेस एरिया बढ़ने पर इसके एनर्जी इंक्रीज कर जाते हैं। द चेंज ऑफ मोर मॉलिक्यूल टू इवेपोरेट, अधिक मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेट करने के लिए। सेकेंड है द नेचर ऑफ लिक्विड ऑफ ऑन द रेट ऑफ इवेपोरेशन। द नेचर ऑफ लिक्विड ऑन द रेट ऑफ इवेपोरेशन, लिक्विड के नेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है। दिस हैपेंस, ये होता है बिकॉज इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस मेक इट लेस likely for the molecules on the surface to escape from the liquid and became vapor. As temperature increases, the rate of evaporation also increases. As temperature increases, the rate of evaporation also increases. This means increasing the surface area will increase the change of more molecules to evaporate. This happens because, ऐसा इसलिए होता है, internal molecules force make it less likely for the molecules of the surface to escape for the liquid
एंड बिकेम वेपर। क्या होता है, जो लिक्विड के जो सरफेस एरिया के मॉलिक्यूल्स होते हैं वे अपने सरफेस को छोड़ करके पलायन कर जाने के लिए होते हैं, और जो पलायन कर जाएंगे वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। एज टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। वो जो सतह के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तुरंत एनर्जी एब्जॉर्ब करके बाहर चले जाते हैं, लिक्विड के लेवल को, स्टेज को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। वो तुरंत उसकी एनर्जी इंक्रीज कर जाती है और वो इवेपोरेट हो जाते हैं। इस तरह से इवेपोरेशन इंक्रीज कर जाता है। दिस मीन्स इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया विल इंक्रीज द चेंज ऑफ मोर मॉलिक्यूल्स टू इवेपोरेट। इस तरह से अधिक मॉलिक्यूल्स हमारे इवेपोरेट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लिक्विड्स generally have lower density as compared to solid, but you must have observed that ice floats on water. Why? क्वेश्चन ये कह रहा है कि लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी, लिक्विड जो है ये लोअर डेंसिटी रखता है कंपेयर टू सॉलिड, सॉलिड की अपेक्षा इसकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। बट लेकिन यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, आपने ये अनुभव किया होगा दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, कि बर्फ़ जो है ये तैरता है पानी पर। डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी वो डूब जानी चाहिए, और हम जानते हैं कि पानी की डेंसिटी ये पानी कह रहे हैं मतलब लिक्विड की डेंसिटी ये कम होती है सॉलिड की डेंसिटी से, और बर्फ़ हमारा सॉलिड है लेकिन फिर भी ये तैरता है। तो ऐसा क्यों है, यही रीज़न हमको बतानी है। तो आप सबसे पहले जान लीजिए कि बर्फ़ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में गैप हो जाता है। गैप बढ़ने के कारण जो बर्फ़ भले ही सॉलिड है, आइस भले ही सॉलिड है, लेकिन इसकी डेंसिटी जो है ये कम हो जाती है पानी की अपेक्षा। पानी की अपेक्षा इसकी डेंसिटी कम होने के कारण ये क्या करता है, पानी पर तैरता है। तो यही हम लोग नोट कर लेते हैं। क्या है, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड, बट ice floats on water because in ice the intermolecular space are longer as compared to spaces in water molecules. Thus, the volume of ice is greater than the water, hence density of ice is less than of water. Repeat it. Liquids generally have lower density as compared to solid, but ice floats on water because in ice the intermolecular space are longer as compared to spaces in water molecules. Thus, the volume of ice is greater than water, hence density of ice is less than water. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये आप आसानी के साथ कर सकते हैं। व्हाट इज़ द फिज़िकल स्टेट ऑफ वाटर, फिज़िकल स्टेट इस वाटर का क्या होगा एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड। 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, तो 100 पर ये बॉयल करता है। फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ गैसियस स्टेट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 डिग्री है, 100 डिग्री पर ये बॉयल करता है। तो क्लियरली 250 डिग्री पर ये क्या होगा, गैसियस स्टेट में होगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये वेपर में भी होगा, मतलब गैसियस स्टेट में भी होगा, और वाटर में भी होगा, लिक्विड स्टेट में भी होगा। तो फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, गैस एंड लिक्विड बोथ, यहाँ गैस और लिक्विड दोनों में होगा। इसी तरह से 100 डिग्री
0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये लिक्विड में भी होगा और सॉलिड में होगा। फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज सॉलिड एंड लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है गिव रीज़न, हमको कारण देना है। स्पंज कैन बी प्रेस्ड ईजली स्टिल इट इज़ कॉल्ड ए सॉलिड। हम एक स्पंज को आसानी के साथ दबा सकते हैं, फिर भी ये सॉलिड कहलाता है। जबकि आप कहते हो कि इसको हम सॉलिड को हम इनकम्प्रेसिबल हैं, सॉलिड को हम दबा ही नहीं सकते हैं, बहुत ही कड़े होते हैं, लेकिन स्पंज को हम आसानी के साथ दबा सकते हैं। ए स्पंज कैन बी प्रेस्ड ईजली, बहुत आसानी के साथ हम इसको दबा सकते हैं। स्टिल इट इज़ कॉल्ड सॉलिड, लेकिन फिर भी ये सॉलिड कहलाता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि स्पंज के बीच में जो पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, और उसमें एयर भरे रहते हैं, और उस एयर को हम आसानी से कंप्रेस कर देते हैं। इसके सॉलिड होने के कारण नहीं है, उसमें एयर जो घुसे हुए हैं, उसी एयर्स को ही हम दबा करके बाहर निकाल देते हैं। तो एयर को दबाना आसान है, तो इसको हम लोग लिखेंगे ए स्पंज हैज़ स्मॉल पोर्स, सो व्हेन वी कंप्रेस द स्पंज द एयर इज एक्सपेल्ड आउट। When we remove force, it regains its shape and came to its original shape. So it is used to be a solid. भले ही एक सॉलिड है, जब हम इसको दबाते हैं तो एयर पैसेज ये बाहर निकल जाते हैं, और जब हम फिर छोड़ देते हैं तो फिर एयर पैसेज उसमें घुस आते हैं, और इस तरह से ये स्पंज सॉलिड को हम आसानी से दबा सकते हैं। इसका सेकंड है वाटर वेपर्स हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। पानी का जो भाप है, वाटर वेपर है, इसमें ज़्यादा ऊर्जा होती है, इसमें ज़्यादा एनर्जी होती है देन वाटर एट सेम टेम्परेचर, अगर पानी उसी टेम्परेचर पर है। हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका वेपर ये ज़्यादा इसमें एनर्जी होगा एक जनरल वाटर की अपेक्षा। एक जनरल वाटर की अपेक्षा वेपर में ज़्यादा एनर्जी होगी। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि वेपर में ज़्यादा एनर्जी है? जब स्टेट चेंज होता है, वाटर से वेपर में कन्वर्ट होगा, तो जो लेटेंट हीट होगा, उसी के कारण जो लेटेंट हीट स्टेट को चेंज कर रहा है, भले ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर के बाद जो ऊष्मा हम देते हैं वो उस वाटर को वेपर में कन्वर्ट कर देता है। और यही जो वेपर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही वो रहेगा, लेकिन उसमें इसी लेटेंट हीट के कारण ज़्यादा ऊष्मा होगी, तो ये इसमें ज़्यादा एनर्जी होगी। इसको नोट कर लीजिए। कैसे हम नोट करेंगे? इट इज़ बिकॉज वाटर वेपर बीइंग ए गैस एक्सर्ट्स much more pressure than water, which is a liquid. At the same temperature, water is heated. It turns to gases, vapor, and the steam gives off a hot heat gas. When we put at higher pressure or high pressure, it gives more energy. Again, it is because water vapor being a gas exerts much more pressure than water, which is a liquid at the same temperature. Water is heated, it turns a gaseous vapor, and the steam gives off a hot heat gas. When we put at high pressure, it gives more energy. Question number
6 देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है नेक्स्ट। What are intermolecular forces? How are these related to थ्री स्टेट ऑफ मैटर? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हैं और ये किस तरह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये रिलेटेड हैं थ्री स्टेट ऑफ मैटर से? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये थ्री स्टेट ऑफ मैटर से रिलेटेड हैं। कैसे? जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है ये सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है और उससे कम लिक्विड में होता है और सबसे कम ये गैस में होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर द फोर्स विच मीडिएट interaction between molecules including force of attraction or repulsion which acts between molecules and other type of neighboring particles, for example atoms or ions। फिर से देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर द फोर्स विच मीडिएट interaction between molecules including forces of attraction or repulsion which acts between molecules and other type of neighboring particles, for example atoms or ions। देखते हैं the solid have higher intermolecular forces, liquid have less intermolecular forces than solid but higher than gases। The gases have very low intermolecular forces। Repeat it, the solid have high intermolecular forces, liquid have less intermolecular forces than solid but higher than gases। The gases have very low intermolecular forces। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, इज़ इट पॉसिबल, क्या ये संभव है, टू लिक्विफाइड एटमॉस्फेरिक गैस, क्या हम एटमॉस्फेरिक गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, यह संभव है। इफ़ एस, अगर ऐसा है तो सजेस्ट मेथड, तो इसका हमें एक मेथड बताइए। तो सबसे पहले यही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को कि हम कैसे गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। तो लिक्विफाई करने के लिए हमको क्या करना होता है, सबसे पहले हम एटमॉस्फेरिक गैस को ठंडा करते हैं बिलो टेम्परेचर, बहुत है ना, रिड्यूसिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं और फिर उस पर अप्लाई करते हैं हाई प्रेशर और फिर उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, तब हम एटमॉस्फेरिक गैस को क्या कर सकते हैं, लिक्विफाइड कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत ही हार्ड प्रोसेस है, बहुत ही कठिन प्रोसेस है, बहुत आसानी के साथ हम एटमॉस्फेरिक गैस को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लिक्विफाइड नहीं कर सकते हैं। देखते हैं, लेकिन कन्वर्ट हम कर सकते हैं, इसको लिक्विफाई कर सकते हैं। देखते हैं, इज़ इट पॉसिबल टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस, इफ़ एस सजेस्ट ए मेथड। एस पॉसिबल, हाँ हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, प्रेशर को ज़्यादा लगा करके और रिड्यूसिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम करके। कैन लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम लिक्विफाइड कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस को। और ये जो टेम्परेचर है जो हम रिड्यूस करते हैं टेम्परेचर, इट इज़ अबाउट टू -150 डिग्री सेंटीग्रेड टू -200 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 माइनस में और इससे लगभग -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम बहुत कम पहले ठंडा करते हैं और उसके बाद जब हाई प्रेशर लगाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रिंसिपल इज़ यूज टू लिक्विफाइड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन
एंड पेट्रोलियम गैसेस टू। इसके द्वारा हम अगेन वी रिपीट इट, दिस प्रिंसिपल इज यूज टू लिक्विफाइड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन एंड पेट्रोलियम गैसेस टू। इसके द्वारा हम एटमॉस्फेरिक गैस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन इनको लिक्विफाइड कर सकते हैं और हम पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाइड कर सकते हैं। इसका एग्जांपल हम आपको ईजली एग्जांपल आप समझ सकते हैं क्या है, द एलपीजी सिलेंडर कंटेन्स लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एट हाई प्रेशर। एलपीजी जो सिलेंडर है आपका, ये कंटेन करता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को। अब हम लोग देखते हैं ये 5 मार्क क्वेश्चंस। 5 मार्क क्वेश्चंस ये आप आसानी के साथ लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा डिटेल आपको देना रहता है, जो आपने पढ़ा है, जो आपने नोट्स बनाए हैं वो इसमें इंक्लूड है। तो इसको हम आपको बहुत डिटेल नहीं बता रहे हैं। देखिए, जैसे आप इसको जानते हैं, व्हाट इज़ द मीन ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है, अभी हमने छोटे क्वेश्चंस 1 मार्क्स में भी मिला आपको, 2 मार्क्स में भी मिला, तो इवेपोरेशन आप आसानी के साथ लिख सकते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड ऑन। क्या ऐसे फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को पर प्रभाव डालते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ इवेपोरेशन पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। तो आपने देखिए कि सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज कर जाता है, या हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ये इंक्रीज कर जाता है। तो ऐसे ही आपको फैक्टर्स इसमें लिख लेते हैं। बी वाला देखते हैं, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन कैसे कारण बनता है कूलिंग का, कैसे ठंडा हो जाता है, तो इसे भी हम जान चुके हैं। आप जानते हैं कि जब इवेपोरेट होता है तो इवेपोरेशन में जो सराउंडिंग्स का टेम्परेचर है, इससे ये एनर्जी ले करके क्या होता है, ये इवेपोरेट कर जाता है। और जब ये इवेपोरेट कर जाता है तो यहाँ जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि इसी को लेकर के ये इवेपोरेट हुआ है। तो यहाँ क्या हो जाता है, कूलिंग हो जाती है, यहाँ हम ठंड का अनुभव करते हैं। तो ये भी आप जान चुके हैं, इसको नोट्स लिख लीजिएगा डिटेल में। स्टेट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल 5 स्टेट ऑफ मैटर। तो पांचों स्टेट ऑफ मैटर के प्रॉपर्टीज़ इसमें आपको लिखने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफाइन। ये आपको डिफाइन करना है, क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सब आपको नोट्स में भी दिए गए हैं, आप इसका नोट्स बना लीजिए। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। ये हमारे क्वेश्चन बैंक थे एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू नो। हम आशा करते हैं कि आप इसे जानते होंगे, कौन कौन सी चीज़ों को। पार्टिकल्स ऑफ मैटर यू वेल नोन, ऑल 5 स्टेट ऑफ मैटर एंड देयर बिहेवियर, इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, latent heat, conversion between Kelvin scale and Celsius scale। तो हम आपसे आशा करते हैं कि इसे आप नोट्स बना लेंगे और इसे तैयार कर लेंगे। ये आपका चैप्टर